मैंने पढ़ाई छोड़ दी और उसके यहाँ पे मोबाइल फ़ोन पे रोज़ मूवीज़ देखने लगा। उसके बाद जब रैंकिंग आनी शुरू हुई, तो जो मैं 15 और 20 पे रैंक ला रहा था, वो मेरी लास्ट में इंस्टीट्यूट में रैंक 80 और 90 के बीच चली गई। लगभग मुझे 6-7 महीने और लग गए सिर्फ सिलेबस को फिगर आउट करने में कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उस टाइम पता चला कि जो भी बीपीएससी क्वालीफाई करते हैं, उसको 50,000 रुपीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो इस चक्कर में मैंने वो प्रीलिम्स का पेपर दिया। बाद में मुझे पता चला कि जो जनरल कैटेगरी होती है उनके लिए तो वो है ही नहीं। यूपीएससी और बीपीएससी को बैलेंस करते टाइम मुझे लॉस ये लगा कि जो मेरा यूपीएससी का प्री हुआ उसमें मैं पास नहीं हो सका। मेरा नाम सुधीर कुमार है। मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में किया है। और मैं 66 बीपीएससी में मैंने रैंक फर्स्ट हासिल किया है। मैं वैशाली बिहार का रहने वाला हूँ। ज़्यादातर मुख्यतः ये गांव का ही जगह है। मैंने अपनी स्कूलिंग क्लास 10th है वो संत जॉन्स एकेडमी सीबीएसई से किया। क्योंकि मैं मैथ्स में और फिजिक्स में अच्छा था, तो मुझे लगा कि आईआईटी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद मैं कोटा गया। और कोटा में मैंने देखा कि जो 10th की सिलेबस थी और जो 11th-12th की सिलेबस है वो बहुत डिफ़िकल्ट थी। दोनों में डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ पे जब मैंने क्लास करना शुरू किया तो 2-3 महीने कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। फिर मैं घर पे बार-बार फ़ोन करके बोलता था कि मैं वापस आ रहा हूँ, मुझसे ये तैयारी नहीं हो पाएगी। ज़्यादातर लोगों को ऐसा पता है कि जो भी क्लास 10th की सिलेबस होती है और 11th-12th की होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है। और जब तैयारी करते हैं तो वो डिफ़रेंस और बढ़ जाता है। तो मैं डिप्रेशन में था। फिर 2-3 दोस्त और जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम क्या है अपना जो टाइम है वो स्पेंड करो। 2 साल का अगर तुम 2 साल के लिए गए हो तो पूरा 2 साल वहाँ पर स्पेंड करके आओ। कोई बात नहीं, नहीं होगा तो देखा जाएगा। फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई करना शुरू किया। धीरे-धीरे वहाँ पे भी मेरा रिज़ल्ट इम्प्रूव होना शुरू हुआ। मैं वहाँ पे कोप अप करने लगा। तो 11th में जो वहाँ पे जो रैंकिंग आती है कोचिंग इंस्टीट्यूट की, उसमें मुझे लगभग 15-18 पे मैं आने लगा। इसके बाद 12th में मुझे ज़्यादातर चीज़ें समझ में आने लगी, तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी और उसके यहाँ पे मोबाइल फ़ोन पे रोज़ मूवीज़ देखने लगा। और मैंने 1 साल में लगभग 500 मूवीज़ देखी होंगी। और जब लास्ट में जब उसके बाद जब रैंकिंग आनी शुरू हुई, तो जो मैं 15 और 20 पे रैंक ला रहा था, वो मेरी लास्ट में इंस्टीट्यूट में रैंक 80 और 90 के बीच चली गई। और जो मेरा पोटेंशियल टॉप 500 में आने का था, वो मेरा रैंक 2500 के आसपास आया। तो यहाँ पे जो मैंने मेहनत करके जो सक्सेस अचीव किया था, वहाँ पे अगर मैंने मेहनत नहीं किया तो मैं वहाँ पे डाउनफॉल पे भी गया। जब काउंसलिंग हुई, तो क्योंकि हम ज़्यादातर गाँव के रहने वाले हैं, तो हमें पता नहीं होता कि कौन-सी ब्रांच अच्छी है। और एक और भी होता है कि अगर आप आईआईटी में जाते हैं तो आप ब्रांच चेंज भी कर सकते हैं। ये मुझे वहाँ जाने तक भी पता नहीं चला क्योंकि मैं बहुत शाई पर्सन था। तो पहले स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन अपने यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो सिविल बहुत अच्छा ब्रांच होता है। और मैंने कंप्यूटर साइंस के बाद सीधे दूसरा सिविल इंजीनियरिंग ही डाल दिया। तो मुझे आईआईटी कानपुर में सिविल मिला। मैंने 4 साल की तैयारी की। बट क्योंकि मेरी जो सिस्टर है वो कॉर्पोरेट में पहले से जॉब कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि कैसे लाइफ बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाती है और 4-5 सालों के बाद काम करने का वहाँ पे मन नहीं करता। तो पहले से ही मैंने पहले दूसरे ईयर से ही ऐसा मन बना लिया था कि मैं कॉर्पोरेट हाउस में नहीं जाऊँगा। या तो मुझे सिविल सर्विसेज़ करनी है, नहीं तो टीचिंग करनी है। उसके बाद 4 साल हो गए। मैंने अपने गाँव में ही, क्योंकि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम ज़्यादातर खराब है होती है गाँव की। और मैंने देखा था कि जब मैं भी था तो मेरे पास भी जो मेंटरिंग की सुविधा थी वो बहुत कम थी। मुझे पता ही नहीं था कि 10th के बाद 12th के बाद हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने गाँव में कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की, 1-2 टीचर्स को रखकर, और मैं भी वहाँ पे पढ़ाता था। उसको पढ़ाते-पढ़ाते फिर मैंने लगभग उसको जब 1.5 साल पढ़ाया, तो फिर कोरोना आ गया, कोविड आ गया। कोविड आने में ज़्यादातर कोचिंग क्लासेस बंद हो गई थी। तो जो 6 महीने का टाइम मुझे उसमें मिला, और उसमें मैंने धीरे-धीरे करके सिविल सर्विसेज़ का जो सिलेबस होता है या फिर जो भी बुक्स होती हैं मैंने उनको देखना शुरू किया। तो मुझे लगा कि इसको मैं कर सकता हूँ। और जब मैंने मैथ्स का जो ऑप्शनल मेरा है, उसे उस पेपर को जब मैंने देखा, तो मुझे लगा कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं थोड़ा एडवांटेज लेकर बाकी जो मेरी जीएस थोड़ी वीक होगी मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई शुरू की, जो 6 महीने थे उसमें, और मैंने अपना सबसे पहले ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जब मैं आया तो जैसे कि होता है कि जब आईआईटी की आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर मैथ साइंस पढ़ते हैं। उससे सीधे आर्ट्स में शिफ्ट करना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट आ रहा था और लगभग मुझे 6-7 महीने और लग गए सिर्फ़ सिलेबस को फ़िगर आउट करने में कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो फिर 6-7 महीने मैंने सिर्फ़ इसमें देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे और बहुत सारी चीज़ों को देखा कि कैसे बोलते हैं टॉपर्स के वीडियोज़ देखे। तो वहाँ पे मुझे लगा कि और तब मुझे आइडिया लगा कि अच्छा कुछ ही स्टैंडर्ड्स बुक पढ़नी होती है जिसके साथ आप सक्सीड करते हैं। एजुकेशन टाइम पे भी मैंने देखा कि कोरोना में जो मेरे घर वाले थे, जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, मेरे मम्मी और पापा दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में, तो कैसे उन्होंने जब सर्विस प्रोवाइड की, जब ज़्यादातर लोग घर में थे तो मम्मी मेरी एएनएम है और पापा पोस्ट ऑफिस में हैं, तो वो कैसे पब्लिक के बीच में जा रहे थे और उनकी हेल्प कर रहे थे। तो मुझे लगा कि वो एक गेम चेंजिंग मोमेंट था कि जब मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी अगर सिविल सर्विसेज में आता हूँ तो मैं वहाँ पर जाकर ज़्यादातर लोगों से डायरेक्टली बात कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ और एजुकेशन सिस्टम जो मुझे लगता है कि जिसमें हम लैकिंग है, मेरा मोस्ट फोकस अगर मुझे मौका मिले तो मैं एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। कॉलेज के सेकेंड ईयर के बाद से मैंने सिविल पे बहुत ज़्यादा फोकस बंद कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि सिविल में जो हमें पढ़ाई जा रही है वो बहुत ऑब्सोलीट थी, बहुत पुरानी चीज़ें थी और बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो प्राइवेट कॉलेजेस में भी सिविल कर रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि आईआईटी में सिविल इंजीनियरिंग में बहुत अलग टेक्नोलॉजी हमें बताया जाएगा बट ज़्यादातर चीज़ें जो प्राइवेट कॉलेजेस की थी सिविल की वही कॉलेज में ही बताया जा रहा था। तो धीरे-धीरे मेरा जो इंटरेस्ट है वो सिविल में कम होता चला गया क्योंकि मैं बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर ही नहीं पा रहा था आईआईटी में। और दूसरा कि मैं एजुकेशन बैकग्राउंड में मुझे इंटरेस्ट भी था। तो मैंने क्या किया कि वहाँ से मैंने पढ़ाने के लिए खुद से पढ़ना शुरू किया क्योंकि आप सीधे जाकर पढ़ा नहीं सकते। तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और मैंने अपना जो फ़ोकस है वो सिविल इंजीनियरिंग से शिफ्ट करके मैथ्स और फिज़िक्स पे देना शुरू किया और क्योंकि मुझे गाँव में जाकर बच्चों को पढ़ाना था। जब मैं पास आउट होकर फिर जब मैं कॉलेज गया कॉलेज से घर गया तो मैंने देखा कि मेरे घर वाले बहुत नाराज़ थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आईआईटी गया है, 20-25 लाख का पैकेज लेगा क्योंकि वहाँ पे भी मेरे स्कोर अच्छे आ रहे थे। तो उनको लग रहा था कि पैकेज 20-25 लाख का लेगा और जॉब करेगा। तो जब भी मैं क्लास लेने आता था मुझे लग रहा कि सोसाइटी वाले भी बोलते थे कि यार इसका तो जॉब लगा ही नहीं होगा, इसलिए ये यहाँ आ गया है। घर वाले भी बोलते थे यार जॉब कर लेते सेटल हो जाते। क्या यहाँ पे पढ़ाने में क्या क्या ही रखा है कि तू बच्चों को पढ़ाने के लिए आ गया है, पैसे तो तुम कमा नहीं रहे हो। क्योंकि मुझे कोई भी सेविंग नहीं हो रही थी और मैं घर से ही पैसे ले रहा था। तो उन्होंने बोला फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वो बोलना शुरू कर दिए कि यार ये तो फ्रॉड है, इसने आईआईटी किया ही नहीं होगा, तभी तो ये गाँव में आ गया है क्योंकि गाँव आईआईटी करके कोई गाँव में आता नहीं है। तो इन सब चैलेंजेस को फिर भी मैंने सुना और फिर भी जो मेरा मोटिव था कि मुझे यहाँ पे पढ़ाना है, मैंने इन चैलेंजेस को सुनकर भी मैंने इग्नोर किया और मैं पढ़ाता रहा कंटिन्यूअसली। इसके साथ जब मैं ज़्यादातर मैंने अपना फ़ोकस यूपीएससी पर ही रखा था लेकिन मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दे दिया था क्योंकि मुझे उस टाइम पता चला कि जो भी बीपीएससी क्वालीफ़ाई करते हैं उसको 50,000 रुपीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो मैंने इसीलिए उसे उस 50,000 के चक्कर में कि दोस्तों के साथ थोड़ी पार्टी हो जाएगी, फिर इस चक्कर में मैंने वो प्रीलिम्स का पेपर दिया और मैं क्वालीफ़ाई कर गया। तो उसके बाद में मुझे पता चला कि जो जनरल कैटेगरी होती है उनके लिए तो वो है ही नहीं। लेकिन क्योंकि मेरा प्री हो गया था तो मैंने अपना फ़ोकस फिर थोड़ा-सा मेंस पे रखा क्योंकि ज़्यादातर यूपीएससी में मैंने कवर कर लिया था। जो बिहार के स्पेशल चीज़ें आती हैं उस पे मैंने ज़्यादातर अपना फ़ोकस रखा और मैंने उसको कवर किया और मैंने मेंस अपना अ, जुलाई में दे दिया इसका। लेकिन यूपीएससी और बीपीएससी को बैलेंस करते टाइम मुझे लॉस ये लगा कि जो उसके 2 महीने बाद जो मेरा यूपीएससी का प्री हुआ उसमें मैं पास नहीं हो सका क्योंकि मैं ज़्यादातर फ़ोकस मैंने अपने बीपीएससी मेंस पे दिया था। उसके बाद फिर से मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी स्टार्ट की बीपीएससी को रोककर और फॉर्च्यूनेटली मेरा रिज़ल्ट बीपीएससी में पहले प्रयास में मेंस भी आ गया। इसके बाद मैं यूपीएससी करता रहा और क्योंकि तो मैं ज़्यादातर गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं हुई है। नॉलेज बेस एक अलग चीज़ है, लेकिन 10 लोगों के सामने बोलना, जब पैनलिस्ट बैठ जाते हैं, उनके सामने इंटरव्यू देना इस पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। और मेरे इंटरव्यू में भी स्कोर काफ़ी कम आए थे बीपीएससी में ऑन एन एवरेज ये स्कोर था क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और जो अच्छा हो सकता था वो उतना मेरा हुआ नहीं था। बट मेरे मेंस में इतने अच्छे स्कोर हुए थे कि मैं पहली रैंक से वहाँ पे क्वालीफाई कर गया। मैंने जब ऑप्शनल का पेपर लिखा तो जैसे बीपीएससी में स्केलिंग नहीं होती है, ये बात मुझे पता थी। तो जब मैं ऑप्शनल का पेपर देकर निकला तो अम, तो मैंने घर पे फ़ोन किया कि मुझे लग रहा है कि मेरे सारे करेक्ट हैं।
क्योंकि 12 क्वेश्चन करने थे और मैंने 300 आउट ऑफ 300 करेक्ट कर दिया था। तो घर वालों ने बोला कि क्या चांसेस है? मैंने कहा कि बाकी पेपर्स का तो पता नहीं, बट मुझे लगता है कि ऑप्शन में 270 प्लस आ जाने चाहिए और इससे मैं लिस्ट में तो आ जाऊँगा। क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि रैंक कितनी आएगी, बट इतना मुझे लग रहा था कि मैं लिस्ट में आ जाऊँगा प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ्स को देखकर। तो वहाँ पे वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि और ये ऐसा सही भी हुआ कि मेरे 290 आउट ऑफ 300 स्कोर हुए भी मैथ्स में। तो उस मेंस ने जो इंटरव्यू में थोड़ा मेरा कमी थी, जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसने उस कमी को दूर किया। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेंस को अच्छे से करते हैं, तो आप जो इंटरव्यू है उसमें, क्योंकि वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, तो उसे गेम से बाहर कर सकते हैं इंटरव्यू के मार्क्स को। ज़्यादातर क्योंकि मैं कॉलेज से पास आउट होकर आया हूँ, तो मैं ज़्यादातर मॉडर्न ड्रेसेस पहनता हूँ, जैसे कट्स वाले जीन्स वगैरह, स्पोर्टिंग बाइक मुझे चलाना बहुत पसंद है। तो जब मैं गाँव में रह रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था, तो बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि वहाँ पे हम लोग की तरफ एक वर्ड यूज़ होता है जिसे लफुआ बोलते हैं। कि ये तो क्या ही करेगा, इससे तो कुछ होगा नहीं, ये फर्जी डिग्री वाला है, इसने कुछ किया नहीं है। बाइक देखो, ऐसा बाइक कहीं टीचर चलाता है क्या? ऐसे ड्रेसेस कहीं टीचर पहनता है क्या? और इस कारण से बहुत लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करने लगे। लेकिन जब मेरी रैंक 1 आई, न्यूज़पेपर में छपे, जितने भी वहाँ पे मीडिया थे वहाँ पे आई, तब उनका एकाएक पर्सपेक्टिव बदला कि नहीं, ये पढ़ने वाला भी है और ये पढ़ा भी सकता है। मेरा मन था कि मुझे डीएसपी का पोस्ट मिले, क्योंकि बिहार में थोड़ी-सी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को जहाँ मैं रहा हूँ, वहाँ मैंने देखा है। तो मेरा हमेशा से मन था कि अगर मुझे डीएसपी का पोस्ट मिलता है, तो मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। लेकिन जब जब मेरा फिजिकल टेस्ट हुआ, तो मेरा चेस्ट है वो 82 रह गया, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट 84 सेंटीमीटर से कम था, जिसके कारण मुझे डीएसपी नहीं मिला और जो सेकंड प्रेफ़रेंस थी कमर्शियल टैक्स, वो मुझे मिला। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या कोचिंग बहुत ज़रूरी है कि नहीं है? तो मैं पूरे से ये नहीं बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है या फिर ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 2-3 लाख रुपए 1 ईयर में बियर कर सकते हैं, और आप खुद से सिलेबस को, जैसे मुझे फिगर आउट करने में 5-6 महीने लगे। अगर आपके पास ऐसे कोई फ्रेंड हैं, जो आपको ऐसा सजेस्ट कर सके कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो आप कोचिंग नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, तो मुझे लगता है कि, और आपके पास ऐसे फ्रेंड नहीं हैं, तो आपको कोचिंग लेनी चाहिए। क्योंकि कोचिंग क्लास का जो सिविल सर्विसेज़ है, उसमें मुझे लगता है कि मेजर रूल यही है कि वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है। लेकिन अगर आपके पास 1-2 फ्रेंड हैं या फिर खुद भी आप थोड़ा टाइम देंगे, तो आप यूज़्ड टू हो जाएँगे। और इसमें सबसे ज़्यादा काम आता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को अगर आपने अच्छे से देख लिया है, जैसे मैं अपना बताऊँ, तो अगर मैं कोई भी पेपर देने जाता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं भी आता, तो सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को ही देखता हूँ। और 50 से 60% क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि दैट क्वेश्चन जो मेंस के है खास तौर पे, वो मुझे याद रहे, चाहे वो बीपीएससी का हो या फिर यूपीएससी का हो। जिससे कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो मुझे एकाएक स्ट्राइक हो जाता है कि कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और किस टॉपिक को हटाना है। इसलिए अगर आपको, मुझे लगता है कि अगर आपको मेंस के लिए तैयारी करनी है, तो मोस्टली आप ये करें कि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, और आपके माइंड में होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके के नहीं आ रहे हैं। और इससे आप खुद ही फिगर आउट कर सकते हैं। और कोचिंग का ज़रूरत मुझे लगता है कि मॉक इंटरव्यू में होता है, जो ज़्यादातर फ्री ही रहती है, तो उसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्री और मेंस आप खुद से मेहनत करके कर सकते हैं। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं साथ-साथ बीपीएससी भी दे लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने वही प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चंस देखे, और ज़्यादातर मैं मोस्टली फ़ोकस 5-6 घंटे मैं यूपीएससी के लिए ही पढ़ता था, और 2-3 घंटे मैं निकालता था बीपीएससी के लिए। तो बीपीएससी के जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को देखा, तो मुझे लगा कि कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जिस पे अगर बहुत अच्छे से कमांड हो जाए, तो उनसे ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन उधर से ही आ रहे थे। जैसे बात करें हिस्ट्री की, उसके बाद जो साइंस का क्वेश्चन होता है, उसके बाद जो 10 मैथ्स होते हैं, उसके अलावा करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल। तो मैंने ज़्यादातर इन 5 चीज़ों पे फ़ोकस किया, और उसके साथ तैयारी की, क्योंकि एक 150 क्वेश्चंस में से 120 क्वेश्चन इन्हीं 5 टॉपिक से आ रहे थे। और क्योंकि मैंने पॉलिटी यूपीएससी के लिए पढ़ रखी थी, तो बिहार से कोई भी क्वेश्चन पॉलिटी के ऐसे नॉर्मल एज सच नहीं आता, वो यूपीएससी वाले से ही आता है। और इकोनॉमी भी अच्छी थी मेरी, तो वो भी क्वेश्चन उसके साथ मैंने क्या किया, इकोनॉमी में जो भी मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ा था, उसमें मैंने बस बिहार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे को ऐड ऑन कर दिया, और ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आ गए। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स होते हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कि यूपीएससी और बीपीएससी कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि यूपीएससी ज़्यादातर वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं,
और बीपीएससी में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्चुअल होते हैं। तो उसके लिए मैंने किया था कि एसएससी की जो बुक आती है, मैंने बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं किया था, वो करंट अफेयर के लिए जो एसएससी की मंथली मैगज़ीन्स आती है, उससे मैंने पढ़ा था और उसके साथ केबीसी नैनो, क्योंकि उस टाइम 30-35 क्वेश्चंस आते थे करंट अफेयर के, और मेरा लगभग उसमें से 1 या 2 ही गलत हुआ था। मैंने इतना करंट अफेयर तैयार कर लिया था कि मेरे 35 में से 34 या 33 सही हो गए थे, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि मैंने स्टार्ट ही किया था तैयारी, और पहले 6 महीने तैयारी के 6 महीने के अंदर ही मेरा प्री हो गया था। तो मेरा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स उतना अच्छा उस टाइम तक नहीं हुआ था जितना अभी है। लेकिन फिर भी सिर्फ़ करंट अफेयर्स के दम पर मैंने बीपीएससी में इतना स्कोर कर लिया कि मैं प्री क्वालीफाई कर गया। तो इसमें ये रहता है कि अभी जैसे कि अभी बीपीएससी का क्वेश्चन देखें, जिसमें नेगेटिव मार्किंग ला दिया गया है, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। और दूसरे क्वेश्चन्स को भी ऐड किया गया है, जैसे मैंने एनालाइज़ किया है। जैसे कि अब आपको जो बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन्स आते थे, उन्होंने इस बार हटाया है। बिहार की जो लेजिस्लेटिव असेंबली के डिबेट होते हैं, वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन्स पूछे हैं। तो ये सब अब आपको थोड़ा होलिस्टिक व्यू लेकर पढ़ने की ज़रूरत है प्री के लिए भी। और लेकिन फिर भी अगर साइंस की का टॉपिक देखें, बिहार स्पेशल देखें, या फिर जो हिस्ट्री थी, वो सब नॉर्मल जो पहले आते हैं वैसे ही आ रहे हैं, उसमें बहुत उन्होंने चेंज नहीं किया है। और तो ये है कि आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ सकते हैं, उससे खुद के भी नोट्स बना सकते हैं, और एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आप इस साल के क्वेश्चन को देखें बीपीएससी की, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो इस एनसीईआरटी से ही आए थे। मुझे लगता है कि अगर मुझे जो कि आधी आधे गाँव के लोग जहाँ मुझे लफंगा बोलते थे, अगर मैं बीपीएससी में टॉप कर सकता हूँ, तो आप भी अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, तो आप भी श्योर शॉट सक्सेस हासिल करेंगे। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, आ वीडियो शेयर करते रहूँ।